दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी नागरिक शास्त्र 2004 का प्रश्न पत्र। दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रश्न पत्र जो है ये निरस्त कर दिया गया था, उसके बाद दोबारा इसकी परीक्षा हुई थी। आज हम निरस्त किए गए प्रश्न पत्र को हल करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन है आपके राजदूत, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजदूत, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका शक्ति के तहत कुछ लोगों की नियुक्ति करता है, जिनमें भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, भारत के चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, भाषा आयोग, इसके अलावा राजदूत और उच्चायुक्त शामिल हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चयन है ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं किसके बीच में? तो सरकार के संघीय व्यवस्था में जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच, यानी केंद्र और इकाइयों के बीच बटी होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, संघीय व्यवस्था के तहत शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है। अगला प्रश्न है कि एक संसदीय प्रकार की सरकार में कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? ऑप्शन है राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय और संसद। तो सही उत्तर है दोस्तों, संसदीय सरकार में जो मंत्रिमंडल होता है वो वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है? ऑप्शन है आपके अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरा है एकल नागरिकता, तीसरा आपातकालीन प्रावधान और चौथा है औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। तो दोस्तों एकात्मक शासन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इसमें एकात्मक शासन में क्या होता है? केंद्र प्रमुख होता है, एकल नागरिकता होती है, आपातकालीन प्रावधान होते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। लेकिन औपचारिक प्रधान के रूप में जो राष्ट्रपति है ये एकात्मक शासन की विशेषताओं का समर्थन नहीं करता है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों संसदीय और अध्यक्षात्मक जो है वो शासन के प्रकार होते हैं। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो सरकार के या विधायिका के प्रति, संसद के जो जिस सदन में निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व तो इसी को कहा जाता है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका होती है ये उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में होती है, जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन है आपके पास। प्रश्न है कि कौन एक एकात्मक राज्य है? ऑप्शन है आपके यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूके। दोस्तों संयुक्त जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का जो राज्य है वो एकात्मक राज्य के अंतर्गत आता है। यूएसए, भारत और ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में समस्त शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास होती हैं, क्योंकि वहां एकात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है तब इस पर कानून पास किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय और राज्य सरकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल। दोस्तों जब किसी विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है तो उस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार की सूचियों में किया गया है,
शक्ति संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 246 में 7वीं अनुसूची दी गई है। संविधान में 7वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत 7वीं अनुसूची में 3 भाग हैं। एक संघ सूची है जिस पर केंद्र कानून बनाती है, एक राज्य सूची है जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और तीसरी समवर्ती सूची है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई अंतर विरोध होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य और प्रभावी होता है। तो सही उत्तर है समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार भारत क्या है? ऑप्शन है आपके संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ और अर्ध संघीय राज्य। तो देखिए दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में यह वर्णन किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो सही आपको ये बताना है कि नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए हैं। अगला प्रश्न है एक रिट का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है आपके एक व्यापारी द्वारा जारी आदेश, दूसरा है एक राजनीतिज्ञ द्वारा जारी आदेश, तीसरा है कि एक संप्रभुता संपन्न सरकार के नाम एक अपर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया है, और चौथा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। दोस्तों, अनुच्छेद 32 में ये अधिकार दिए गए हैं कि जो है उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट शामिल हैं, और जो भी संविधान के अनुसार उचित हो उसे उस रिट को निकालने की शक्ति होगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, दूसरा है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, और चौथा है भारत के महान्यायवादी। तो दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करता है। तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है? कौन सा अधिनियम कहता है कि जो है राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों सही उत्तर है अनुच्छेद 83। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, तो इसलिए सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 83। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसमें से 1/3 सदस्य संसद द्वारा निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्ति या पद त्याग उनको करना पड़ता है, लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं राज्यसभा का उपाध्यक्ष। तो दोस्तों राज्यसभा का उपाध्यक्ष क्या होता है? तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो होता है वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है। राज्यसभा या जो ऊपरी सदन है हमारा, उसका जो उपाध्यक्ष होता है वो अपने राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और इसके बारे में ये है कि राज्यसभा का जो सभापति है या अध्यक्ष होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है।
अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये है 65 वर्ष। दोस्तों, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो सही उत्तर है, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है पद की शपथ दिलाता है। और संविधान की तीसरी अनुसूची में जो है शपथ प्रतिज्ञान के बारे में जो है उस पर वर्णन किया गया है अनुसूची 3 में। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे भेजता है? आप जानते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में उल्लेख है। इसके अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को भेजता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान एक अध्यक्ष होता है और अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और ये संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रियों के बारे में जो उपबंध है उसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो ये अवधि 14 दिन की होती है। दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए कोई भी जो विधेयक प्रेषित किया जाता है वो 14 दिन में नहीं लौटाया जाता है, तो 14 दिन के बाद उसको पारित मान लिया जाता है जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। तो अधिकतम दिनों की संख्या जो है जिसके अंदर राज्यसभा को एक विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार है, ये 14 दिन होता है। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो क्या होता है? दोस्तों, मतभेद होने पर राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है और लोकसभा को ये अधिकार है कि वो उसे स्वीकार करे या न करे। दोस्तों, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाएगा और राज्यसभा धन विधेयक की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी। और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो और लौटाती भी है तो लोकसभा को ये अधिकार है कि वो राज्यसभा की सिफारिशों को माने या न माने। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में कौन सा सही है? तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के बारे में जो ये सही कथन है उसमें आपने पहले ही एक प्रश्न पढ़ा है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये अस्थाई सदन होता है, इसका विघटन नहीं हो सकता है। इसके अलावा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं। तो सही उत्तर है, राज्यसभा की जो संरचना होती है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों को 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ नई दिल्ली में है पर यह कहीं भी अपनी पीठ रख सकता है। पीठ कहाँ होगी, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों, इसका निर्णय राष्ट्रपति की स्वीकृति से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। दिल्ली के अलावा अन्य कहीं भी न्यायालय की पीठ स्थापित करने का निर्णय राष्ट्रपति की स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। धन अनुदान के लिए ऑप्शन है आपके, राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, तीसरा है कि उसके सफलतापूर्वक पास हो जाने के बाद सहमति आवश्यक है और चौथा, राज्यसभा किसी भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है। तो सही उत्तर है, धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब
ऑप्शन है पहला कि प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं, दूसरा है मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है, तीसरा है संसद का सत्र चालू नहीं होता है और चौथा है संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करती है। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चलता नहीं है या चल नहीं रहा होता है। दोस्तों अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं उस समय के छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं। तो जब संसद के सदन सत्र में नहीं होते हैं या संसद नहीं चलती है तो किसी विशेष विषय पर कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 यानी अनुच्छेद 123 के तहत। अगला प्रश्न है संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अभी कोई अपनी विधायिका नहीं होती है उसके लिए विधि निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं है उनके लिए विधि निर्माण या कानून निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 8 याद रखिएगा, भाग 8 के अनुच्छेद 239 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि अन्यथा उपबंधित सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिमान सहित जो यह निर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम में उस मात्रा तक कार्य करेगा जहां तक वह ठीक समझता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों में जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से कब बैठती है। तो दोस्तों जब दोनों सदनों के बीच कोई एक असहमति होती है या किसी विषय पर सहमति नहीं बन पाती है तो लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती हैं। अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है आपके 13, 14, 15 और 16। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया जाता है और संविधान में प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को, 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को, 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडरी, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी और इस प्रकार अभी तक कुल 22 भाषाएं जो हैं वो संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था मूल संविधान में। अगला प्रश्न है किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है। युग्म हैं भाषाओं के सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी। तो दोस्तों सिंधी और संस्कृत का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से के भाषाओं के रूप में नहीं होता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि। ऑप्शन है उसे अपने कार्यालय की गरिमा को कायम रखना है, उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है और वह यह बनना नहीं चाहता है। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है क्योंकि उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष बना रहे। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ये देखना पड़ता है कि वह निष्पक्षता से अपने पद और दायित्वों की पूर्ति कर सके। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश होता है ये अस्थायी होता है और यह संसद के पुनः जुटने या पुनः सम्मिलन के बाद 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। जब संसद के दोनों सदन जो है वो नहीं चलते हैं, सत्र में नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं और यदि दोनों सदनों द्वारा 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन नहीं किया जाता है तो ये अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दोस्तों केंद्र में राष्ट्रपति शासन जो है वो कभी नहीं लगाया जा सकता है, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। जो राष्ट्रपति शासन है वो राज्यों में लगाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
352 से 360 के तहत आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। और भारत या उसके राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा जो है कुछ 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था की जाती है। तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंध किए गए हैं दोस्तों। इसमें जो है वो केंद्र में राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि राज्यों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन और प्रधानमंत्री के अधीन। तो दोस्तों भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कुल 20 सदस्य चुने जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से और 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। तो दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के लिए कुल 20 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 352 के अधीन जो उद्घोषणा की जाती है आपातकाल की, उसमें ये जो उद्घोषणा है संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी। जहां यह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वहां यह 1 मास की समाप्ति पर, यदि उस अवधि की समाप्ति से यह संसद दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। तो इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद का अनुमोदन 1 माह के भीतर कर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं। तो लोकसभा में जो भाषण और अभियुक्तियां होती हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर नहीं हटाया जा सकता है। वह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। तो दोस्तों वह प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। तो अनुच्छेद 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के विषय में उपबंध किया गया है और इसमें ये उपबंध किया गया है कि उसको अपने पद से हटाने के बारे में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है। तो ये विधानसभा का अध्यक्ष। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है, उसी प्रकार राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व विधानसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन इस अनुच्छेद की कोई एक बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। यानी किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए वैध होता है। तो ये 6 माह के लिए वैध होता है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार या अयोग्यता पर हटाया जा सकता है। किसके द्वारा। तो ये राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से दोष सिद्ध दुराचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी कौन सी है। तो लोकमत तैयार करने की जो सबसे शक्तिशाली एजेंसी होती है वो चुनाव, सार्वजनिक सभाएं, प्रेस, राजनीतिक दल में से सही उत्तर है प्रेस। प्रेस दोस्तों पब्लिक ओपिनियन, जनमत या लोकमत की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान द्वारा ली गई है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है दोस्तों, इसकी अभिकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, न्याय पंचायत क्या कार्य करता है। तो न्याय पंचायत जो है कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में
कार्य करता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीज पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। संपत्ति, वाहन, बिक्री और मनोरंजन। तो बिक्री पर कर लगाने का अधिकार नगर निगम का नहीं होता है, जबकि संपत्ति, वाहन और मनोरंजन पर जो है कर लगाने का अधिकार नगर निगम को दिया गया है। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का जो औपचारिक प्रमुख होता है वो निर्वाचित मेयर यानी चुना गया मेयर जो है नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। प्रत्येक नगर निगम में दोस्तों एक मेयर होता है जिसका निर्वाचन नगर निगम के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा उतने ही कार्यकाल के लिए किया जाएगा जो कि नगर निगम का कार्यकाल है, और मेयर नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? तो ये है विकास अधिकारी। विकास अधिकारी निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि यह शक्ति नगरीय निकाय को होती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज आता है किस में? संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में और अवशिष्ट सूची में। तो दोस्तों पंचायती राज का प्रावधान राज्य सूची में किया गया है, और पंचायती राज अधिनियम जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था, ये 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद 73वां संविधान संशोधन बना और पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन पंचायती राज के स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? ग्राम, प्रखंड, जिला और क्षेत्र। तो दोस्तों प्रखंड जो है ये पंचायती राज की स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का संगठन नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत ये 3 जो है ग्राम पंचायत की स्वशासन का स्रोत है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है किसके लिए? ऑप्शन है ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण, कृषकों को वित्त देना और कृषि उत्पादन। तो सही उत्तर है कृषकों को वित्त देने के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण, स्वच्छता के लिए और कृषि उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल और दबाव समूहों से कि कौन द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है? स्थायित्व, पुनर्निर्णय, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण और समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना। तो सही उत्तर है दोस्तों द्विदलीय पद्धति में निर्वाचक गण जो होते हैं उनकी पसंद का सरलीकरण नहीं होता है, क्योंकि केवल 2 दल पद्धति या तो एक दल में या दूसरे दल में जाएंगे, उनके पास पसंद का सरलीकरण का चुनने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यक्रम नहीं है? बैठक आयोजित करना, समाचार पत्र प्रकाशित करना, जुलूस निकालना और पोस्टर, पर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना। तो सही उत्तर है दोस्तों समाचार पत्र प्रकाशित करना। ये राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है, जबकि बैठकें, जुलूस निकालना, पोस्टर, पर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना ये राजनीतिक दल का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो आप जानते हैं राजनीतिक दल को चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। लोकतंत्र है लोगों की लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा यह परिभाषा दी गई थी लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा और बहुत ही आसान परिभाषा है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अगला प्रश्न है, कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो ऑप्शन है इसमें, न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है और सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। दोस्तों लोकतंत्र में जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता भी होती है, लेकिन न्यायपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। न्यायपालिका भी लोकतंत्र में स्वतंत्र होती है। अगला प्रश्न है कि कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? दोस्तों घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता है, यानी किसी राजनीतिक दल का जो मैनिफेस्टो होता है उसकी श्रेष्ठ परिभाषा राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता होती है।
अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर्स की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये संख्या है 5। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। जबकि हर 2 साल के लिए 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस अस्थायी सदस्य 5 हैं। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं कितनी अवधि के लिए? तो दोस्तों 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष जो है 2 वर्षों में होता है। तो ये जो सदस्य हैं अस्थायी सदस्य, ये 2 वर्ष के बाद चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ये जिनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? पश्चिमी गुट, साम्यवादी गुट, गुट निरपेक्षता और जियो और जीने दो की नीति। तो भारत की विदेश नीति का एक मुख्य आधार गुट निरपेक्षता है और गुट निरपेक्षता का आशय है कि किसी भी गुट में शामिल न होना और सभी प्रकार के गुटबाजी से तटस्थ रहना। अगला प्रश्न है कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो पंचशील के सिद्धांतों में दोस्तों 5 सिद्धांत हैं। ऑप्शन है आपके गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं और एक दूसरे के क्षेत्र के संप्रभुता का पारस्परिक आदर। तो दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो जो गुट निरपेक्षता है वो पंचशील में शामिल नहीं है। गुट निरपेक्षता पंचशील में शामिल नहीं है। एक दूसरे का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे की सीमाओं में आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, पारस्परिक संप्रभुता का आदर और सम्मान तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पंचशील में शामिल हैं, लेकिन गुट निरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है आपके बेडुंग, बेलग्रेड, लुसाका और मिस्र। तो सही उत्तर है बेलग्रेड में। दोस्तों 1961 में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, MN राय, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा 1922 में सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा ये कहा था। MN राय का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, संविधान सभा की परिकल्पना सबसे पहले MN राय, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा की गई थी। मानवेंद्र नाथ राय को जो है भारत में साम्यवादी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। इनको अतिमानववादी या नव मानवतावादी की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं 1 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार और 3 वर्ष में 1 बार। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा जो जनरल असेंबली है उसकी बैठकें जो हैं प्रत्येक वर्ष यानी 1 वर्ष में 1 बार होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ऐसी अकेली संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा की बैठक होती है प्रतिवर्ष होती है और इसमें जो है सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो ये था TGT परीक्षा 2004 का नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र। ये परीक्षा जो है निरस्त करके फिर दोबारा परीक्षा करवाई गई थी, लेकिन ये प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को जो हमने देखा है इनको तैयार कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न थोड़े कठिन हैं, उनको अलग से आप नोट कर लीजिएगा ताकि परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने में आसानी हो। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।